हेलो एंड वेलकम बैक। और मैं हूं सुमित शर्मा। आपका स्वागत है वापस से इस चैनल पर। और हमारा ये सेकंड वीडियो है जो है ट्रांसलेशन पर। हमने पहला वीडियो किया था लैक ऑपरन का, और आई एम सो मच थैंकफुल। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस है, बच्चों ने उसे बहुत पसंद किया। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही अपना रिएक्शन देते रहें, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ को बनाने के लिए मुझे भी एक तरीके की एनर्जी मिलती रहे। आपका रिस्पॉन्स, आपका रेसिप्रोकेशन ही मेरी इंस्पिरेशन है। अभी हमारा जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन वो वाला पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज बच्चों को फील होती है, क्योंकि कुछ पीवाईक्यूज हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। चलिए हम उसको बहुत इजी वे में पढ़ते हैं। मैंने कह दिया पहले भी कि पहले का नहीं, बाद का नहीं, केवल उसी टॉपिक के अंदर की चीज़ों को पढ़ रहे हैं ताकि आपके मार्क्स रेगुलरली इंक्रीज कर जाएं। मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं, क्वेश्चंस जो आते हैं नीट एग्जाम्स के अंदर वो इस तरीके के नहीं होते कि आपस में ब्लेंड किए हुए हों। वो टॉपिक विद इन कन्फाइंड रहते हैं, इसलिए उनको आंसर करना कंपेरेटिवली ईजी है। क्लियर? रिकॉर्डिंग से जो चीजें देखी जाएं वो इस तरीके की होनी चाहिए जो आपको कंसाइज नॉलेज विद बेटर टेक्निक्स स्किलफुल बना दें। तो हम चालू कर रहे हैं आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन वैसे वर्ड जो है उसका मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस होना। हम दो डेफिनेशन को यहां पे डिराइव कर रहे हैं कि दो अलग अलग डेफिनेशन दो अलग अलग लाइनों से डिराइव कर रहे हैं एनसीईआरटी की, कि डेफिनेशन क्या है ट्रांसलेशन की। नंबर वन डेफिनेशन में कहता हूं, पहली डेफिनेशन पहली लाइन से टॉपिक के, एंड दैट इज प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड को बनाने की जो प्रोसेस होती है वो हम लोग ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। हालांकि अगर मैं सेंट्रल डोगमा को रिकलेक्ट करूं तो उस बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि सेंट्रल डोगमा में डीएनए यानी जीन से पहले आरएनए बना और आरएनए से फिर बना प्रोटीन। तो अगर इस सीक्वेंस को मैं पढ़ूंगा तब मैं ये कहता हूं कि ट्रांसलेशन यहां पर सेकेंड स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन है या सेकेंड स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन होता है। तब सेंट्रल डोगमा में डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनता है। वैसे जीन वो कोई भी डीएनए सीक्वेंस हो सकता है जिससे आरएनए बने। हमारे अंदर बनने वाले आरएनए नॉन जेनेटिक यानी एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, तीन मेजर टाइप के हैं। यहां जो आरएनए सिंथेसिस होने की बात कही जाती है इस सीक्वेंस में वो है ऑब्वियसली एमआरएनए। क्लियर बात? तो तब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एमआरएनए से ही आगे प्रोटीन का सिंथेसिस होना है तो इस एमआरएनए को हम लोग ट्रांसलेशन यूनिट का नाम दे सकते हैं। आई रिपीट, ट्रांसलेशन यूनिट। तो ये है ट्रांसलेशन यूनिट। हालांकि ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। सेंट्रल डोग्मा के सीक्वेंस में यहां एमआरएनए है और एमआरएनए से आगे प्रोटीन का सिंथेसिस है, लेकिन आरआरएनए और टीआरएनए भी ट्रांसलेशन में पार्ट करेंगे। ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। राइट? तो बात ऐसी हो गई कि ट्रांसलेशन यूनिट क्यों कहा है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन जाएगा। इजी वे में आंसर कर सकते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए, जिसे हम कोड कहते हैं या जेनेटिक कोड कहते हैं। उस सीक्वेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है कि प्रोटीन में आने वाले अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेम। ट्रांसलेशन कहां होता है और क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ट्रांसलेशन इज अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म। ये होगा कहां? साइटोप्लाज्म में होगा। किस पर होगा? राइबोसोम पर होगा। साइटोप्लाज्म में होगा और राइबोसोम में होगा। साइटोप्लाज्म के साथ मैंने एस्ट्रिक्स लगाया है, कारण है या फिर मार्क किया है, रीजन है कि चाहे प्रोकैरियोट पढ़ूं चाहे यूकैरियोट पढ़ूं, दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन की जगह साइटोप्लाज्म होती है। हालांकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ऐसी सेल ऑर्गेनल हैं जहां ट्रांसलेशन देखा जाएगा। राइट? सो इन अ यूकैरियोटिक सेल, प्लांट एनिमल नहीं, यूकैरियोटिक सेल, द ट्रांसलेशन कैन बी सीन इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, प्लास्टिड हो जाएगा और साइटोप्लाज्म, ये तीन जगह हो जाएंगी। प्लांट सेल पूछ रहा है तो तीन जगह होंगी, एनिमल सेल पूछ रहा है तो दो जगह होती होंगी। एंड दैट इज व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। ये एनिमल सेल के लिए। प्लांट सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड साइटोप्लाज्म, ये तीन जगह हो।
ओके क्लियर, इसलिए मैं यहां पे रुक गया था। आगे, राइबोसोम्स को ही प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल कहते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा है। अब ये राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बने हैं। वो कौन सी दो चीजें हैं? एक जिसका नाम क्या है, आरआरएनए, और दूसरा कौन है, प्रोटीन्स। एक क्या है, आरआरएनए, और दूसरा क्या है, प्रोटीन्स। अब इनमें से प्रोटीन के लिए एक लाइन बड़ी अच्छे से लिखी हुई है, जिसके लिए कहा हुआ है कि दैट देयर आर अबाउट 80 टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन द राइबोसोम्स। वैसे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से राइबोसोम की बात कर रहे हैं, 80s राइबोसोम की बात कर रहे हैं या 70s की बात कर रहे हैं। 80s राइबोसोम मतलब यूकेरियोटिक राइबोसोम, 70s राइबोसोम को हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। जो आरआरएनएज इनके अंदर मिलते हैं उनके नाम सेपरेटली बता रहा हूं। राइबोसोम में दो सब यूनिट होती हैं, एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल। जैसे स्मॉल सब यूनिट 70s के अंदर जानी जाती है 30s से, और लार्ज सब यूनिट को 50s बोलते हैं। जबकि 80s के अंदर स्मॉल सब यूनिट का नाम होता है 40s और लार्ज सब यूनिट का नाम होता है 60s। तो आप ऐसा समझिए, ध्यान से सुनिएगा, आप इस तरीके से समझिए कि यदि कोई ये कहे कि जो फंक्शन 70s में 16s आरआरएनए करता है, 80s आरआरएनए में वो फंक्शन 18s आरआरएनए करेगा। लाइकवाइज जो फंक्शन 70s में 23s आरआरएनए करता है, वही फंक्शन 80s के अंदर 28s आरआरएनए करेगा। राइट, तो आगे इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। खैर, अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि राइबोसोम वो जगह थी जहां पे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन कुछ बात इससे पहले समझ लें, ट्रांसलेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो एंजाइम लगेंगे, उसमें बॉन्ड बन रहे हैं तो एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जब पढ़ा जाता है तो उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के डिस्क्रिप्शन के समय यह बात नहीं कही जाती कि वहां एनर्जी इन्वॉल्व है। एक्चुअली जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर के साथ, यानी डिहाइड्रेशन के साथ, इसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। खैर, पेप्टाइड बॉन्ड बना, डिहाइड्रेशन एनर्जी लिबरेट करता है, दिस इज ट्रू। तो यहां तो बात हो रही है कि एनर्जी लगेगी, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए ओवरऑल एनर्जी ज्यादा लगती है, निकलती कम है। इसलिए ये याद रखो कि ट्रांसलेशन एनर्जी स्पेंड करवाता है और एंजाइम भी उसमें लगेंगे ही लगेंगे। तो ये बातें मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कैसे कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन इज एनर्जेटिकली एंड एंजाइमेटिकली डिपेंडेंट। उसके लिए एनर्जी लगेगी और उसके लिए एंजाइम्स भी लगेंगे। We can divide the whole of the process into 3 steps. पहले स्टेप्स का नाम एज यूजुअल इनिशिएशन है, दूसरे का नाम इलोंगेशन है और तीसरे का नाम टर्मिनेशन है। ये 3 स्टेप्स हैं ट्रांसलेशन के अंदर। अब इन 3 स्टेप्स में पार्टिसिपेट करने वाले प्रोटीन्स को इन जनरल इनिशिएशन में इनिशिएशन फैक्टर्स, इलोंगेशन में इलोंगेशन फैक्टर्स और टर्मिनेशन के समय रिलीज फैक्टर का नाम दिया जाता है। एनसीईआरटी बुक में इनिशिएशन फैक्टर और इलोंगेशन फैक्टर का जिक्र तो नहीं करते, लेकिन रिलीज फैक्टर का नाम जरूर दिया गया है। एनीवेज, तो इनिशिएशन कैसे होगा, शुरुआत कैसे होगी, तो यही तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जो किताब के हिसाब से और आए हुए क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों में एक टेरिबल कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आई होप कि इस स्लाइड को देखने के बाद जो मैं बताने वाला हूं वो कंफ्यूजन क्लियर कट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एनसीईआरटी छाप क्वेश्चन भी क्लियर कट समझ लेंगे। अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये चीज कही, हमने ये कहा कि इनिशिएशन के समय साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड थे। मैंने इंडिकेशन में अमाइनो एसिड 1 लिखा है, जो एनर्जी को यूज करके अमाइनो एसाइल सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में अमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम 1 कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अंडरस्टूड? यानी पहली चीज जो बनी है वो है एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। इन्हें तैयार किया गया है, एनर्जी देकर इन्हें कन्वर्ट किया गया है उस फॉर्म में कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जाएं। फाइन, तो ऐसे में ये बन गया पहला स्ट्रक्चर। दूसरा, हम लोग कहते हैं कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एमआरएनए स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जुड़ता है। कैसे बेटा? एमआरएनए के 2 किनारे हैं, एक है कैप, एक है टेल, या कहिए एक है 5 प्राइम एंड और एक है 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए
स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट आरआरएनए के 3 प्राइम से जुड़ता है। ठीक है, आई रिपीट, आरआरएनए के 3 प्राइम एंड, ओके, और एमआरएनए का 5 प्राइम एंड, ये जुड़ गया। इस तरीके से एमआरएनए और एमआरएनए और ये स्मॉल सब यूनिट का एक एसोसिएशन बन गया। और यहां एनसीईआरटी बड़े अच्छे से लिखती है कि जैसे ही ये जुड़ते हैं, जैसे ट्रांसलेशन ऑफ पेप्टाइड बिगिंस, ऐसी लाइन उन्होंने लिखी है। क्लियर? क्या कहते हैं? बिगिंस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी छाप क्वेश्चन है, प्योर। अगर ये न दिया हो स्टेप में कि कौन सा स्टेप पहले होता है ट्रांसलेशन में, अगर ये न दिया हो, क्लियर, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम न दिया हो, तब आंसर क्या लगाओगे? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। आई बात समझ में? वो तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को भी पहला स्टेप दे सकता है, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। प्लीज चेक द पीवाईक्यूज रिगार्डिंग इट। बाकी ऑप्शन देख लोगे, अपने आप आंसर बन जाएगा, एलिमिनेट करके लगा लोगे आंसर, कंफ्यूजन खत्म। अमाइनो एसिड 1 को पहचानने के लिए टीआरएनए 1 आता है, यानी कॉग्नेट, उसका संबंधी, उसका नजदीकी। कैसे पहचानता है बेटा? टीआरएनए के पास एक होता है एंटीकोडॉन लूप और दूसरा होता है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। ऊपर अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, नीचे एंटीकोडॉन लूप। एक तरफ वो पहचानता अमाइनो एसिड सिंथेस एंजाइम को। तो टीआरएनए ने इस अमीनो एसिड सिंथेस एंजाइम को देखा, ये E1 अमाइनो एसिड सिंथेस 1 एंजाइम को देखा, उसके बेसिस पे अमाइनो एसिड को पहचान के अपने सर के ऊपर रख लिया, अपने 3 प्राइम एंड पर रख लिया। जब ये रेलेवेंट आपस में जुड़ जाते हैं टीआरएनए और उसका अमाइनो एसिड, उसे कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये चार्ज्ड टीआरएनए, आप इसे अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी कह सकते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, और नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दीजिए चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो देख लो भैया, इनिशिएशन करने के लिए 3 चीजें हैं। एक है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, और तीसरा है एमआरएनए बाइंडिंग विद स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इन तीनों में से कोई भी स्टेप आपको मिला के पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, या ट्रांसलेशन का इनिशिएशन कहां से हुआ। जब चार्जर टीआरएनए बन गया, पहला वाला टीआरएनए वाले में कौन है? इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनिशिएटर टीआरएनए। फर्स्ट चार्जर टीआरएनए को, फर्स्ट चार्जर टीआरएनए को, जिस पर मिथ्योनिन है, जिस पर मिथ्योनिन है, इसी को हम लोग इनिशिएटर टीआरएनए भी कहते हैं। और ये प्लस स्मॉल सब यूनिट कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ एमआरएनए इकट्ठे जाकर लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जुड़ते हैं। इधर एटीपी लगा है और राइबोसोम बाइंडिंग के समय जीटीपी लगा है, एनर्जी स्पेंड हो रही है। साथ में प्रोटीन्स गए हैं, आईएफ मतलब इनिशिएशन फैक्टर्स, और ये बन गया क्या? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। दिस इज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या क्या है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में? एक पूरा राइबोसोम, छोटी सब यूनिट, बड़ी सब यूनिट, और पहला टीआरएनए, या कहिए पहला चार्जर टीआरएनए। ठीक है, और ऐसा कह रहे हैं कि लार्ज सब यूनिट के ऊपर 2 साइट होती हैं। एक का नाम पी फॉर पेप्टिडाइल, पी फॉर पेप्टिडाइल साइट होती है, एंड ए फॉर अमीनो एसाइल साइट होती है। या ऐसा समझ लो, ए से एक्सेप्टर भी बोल देना, लेकिन पी से डोनर मत बोलो। तो पी पेप्टिडाइल साइट है, ए अमीनो एसाइल साइट है, और यहां पर फिर कहेंगे पहला टीआरएनए कहां है, या पहला चार्जर टीआरएनए कहां है? पी साइट पर है। आई रिपीट, इनिशिएटर टीआरएनए कहां लगेगा? पी साइट पर। पहला चार्जर टीआरएनए कहां होगा? पी साइट पर। लार्ज सब यूनिट के ऊपर कितनी साइट्स हैं? 2। नाम क्या है? पी और ए, राइट? पी और ए। ये पीला वाला पोर्शन एमआरएनए है, जो स्मॉल सब यूनिट से स्लाइड हो सकता हो। क्लियर? ये 2 अलग अलग साइट हैं ताकि यहां पर आने वाले अमाइनो एसिड आपस में जुड़ें और पेप्टाइड बॉन्ड बना पाए, राइट? सी दिस लाइन। आगे क्या हुआ? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अगली जो घटना घटी वो है अबाउट इलोंगेशन।
अगली घटना इलोंगेशन के बारे में, बहुत ही छोटे से में इजीली। EF स्टैंड्स फॉर इलोंगेशन फैक्टर्स। EF स्टैंड्स फॉर इलोंगेशन फैक्टर। जिस समय राइबोसोम स्लाइड करके एमआरएनए पर, ये एमआरएनए उसके ऊपर राइबोसोम ऐसे 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 स्लाइड करा, तो इसका मतलब है वो नए कोडॉन को पढ़ रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बढ़ रहा है। आई रिपीट, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बढ़ रहा है, और यहां पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी होती जा रही है। ये तब तक सरकेगा जब तक कि स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। कौन हेल्प कर रहा है? इलोंगेशन फैक्टर्स हेल्प कर रहे हैं। प्लस प्लस सुनिए, ये अमीनो एसिड्स की चेन है, ये फ्री हो गए टीआरएनए हैं जिन्होंने अपने अमीनो एसिड छोड़ दिए। ये अभी अपने अमीनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ टीआरएनए, इसको बोलोगे पेप्टिडाइल टीआरएनए। आई रिपीट, इसका नाम पेप्टिडाइल टीआरएनए है। ये पेप्टिडाइल टीआरएनए है, डोंट फॉरगेट, ये पेप्टिडाइल टीआरएनए। क्लियर? और ये पेप्टिडाइल टीआरएनए जो है किसके साथ जुड़ा? तो हम बोलेंगे ये अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ा। क्या बनाया? पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। कौन सी जगह पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है? तो हम कहते हैं पी साइड की तरफ पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्लियर? रिपीट रिपीट, इनिशिएटेड टीआरएनए वाज प्रेजेंट एज पी साइट, subsequent charger tRNAs are coming from A site, peptide bond is formed at P site, the charged tRNA at P site is called peptidyl tRNA, the new charger tRNA coming from the A site are called as amino acyl tRNA। इनके बीच में यहां ये बॉन्ड बन रहा है, ये इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बन जाएगा, ये टीआरएनए, ये वाला टीआरएनए क्या हो जाएगा? फ्री टू गो, चलो अपना रास्ता नापो, ये निकल लेगा यहां से, और फिर ये वाला टीआरएनए यहां पोजीशन ले लेगा। जो अमीनो एसिड टीआरएनए था, एक दिन वही क्या बदल जाएगा? पेप्टिडाइल टीआरएनए। राइट? इस तरीके से ये बात हो गई। द शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम ऑन द एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और जब वो शिफ्ट होता है, जब ये शिफ्ट होता है तो इस समय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी और कुछ नहीं, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी और कुछ नहीं है भाई, यही तो है किसका रोल? रोल ऑफ कैटालिटिक आरआरएनए। तो ये कौन होगा? अगर 70s राइबोसोम हुआ, अगर 70s राइबोसोम हुआ तो यहां पर 23s आरआरएनए होगा, और यदि ये 80s हुआ, 80s राइबोसोम हुआ, तो 23s वाला काम कौन करेगा? 28s आरआरएनए करेगा। तो ये है राइबोजाइम्स। क्लियर? राइबोजाइमल एक्टिविटी, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज राइबोजाइमल एक्टिविटी दिखा रहा है। जब ये स्लाइडिंग होती है तो उस समय फिर एनर्जी लगती है किसके फॉर्म में? जीटीपी के फॉर्म में। एंजाइम भी दिखा, ठीक है, ये एंजाइमेटिक प्रोटीन दिखे, एंजाइमेटिक आरएनए दिखा, प्लस एनर्जी का एक्सपेंडिचर भी दिखा। अभी तक एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में, बाइंडिंग ऑफ चार्जर टीआरएनए टू द राइबोसोम में। अब नेक्स्ट शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम ऑन द एमआरएनए यानी ट्रांसलोकेशन में। हर स्टेप में आप एनर्जी जाते हुए देख रहे हैं। दिस इज इलोंगेशन। ये चेन लंबी होती गई जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया। क्लियर बात? समझे? अब आगे का जो स्टेप है, दिस इज इलोंगेशन, ये इलोंगेशन है। अगला स्टेप आता है, ये कहां शिफ्ट कर जाएगा? इसको देख पा रहे हो, ये है यूएए। ये कौन है? 3 प्राइम एंड पर यूएए यानी एक स्टॉप कोडॉन, जिसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। नो चार्जर टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। इसलिए हम कहते हैं कि यहां प्रोसेस खत्म हो जाएगी। स्टॉप कोडॉन को आइडेंटिफाई किसने किया? एंटीकोडॉन ने, होते ही नहीं। टीआरएनए ने, नहीं होते भाई। एंटीकोडॉन नहीं मतलब टीआरएनए नहीं है, तो कौन उसे आइडेंटिफाई करता है? आंसर है रिलीज फैक्टर। आंसर है कौन? रिलीज फैक्टर उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। तो रिलीज फैक्टर ने आइडेंटिफाई किया कि ये स्टॉप कोडॉन आ गया है, यहां अब चेन को क्या कर दीजिए? रोक दीजिए। आखिरी टीआरएनए अपने अमीनो एसिड के साथ अटक गया है, एनर्जी दो, अलग करो। फिर से एनर्जी लग गई, किसके फॉर्म में लग गई? जीटीपी के फॉर्म में। और प्रोसेस क्या हो गई?
एंड। इतना ही तो प्रोसेस है, इतना ही तो प्रोसेस है। एक हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन बनाए, आप आंसर दीजिएगा, कमेंट में आप आंसर लिख सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। मैंने लिखा है यहां पे एक वर्ड जिसे कहते हैं पॉलीजोम, कॉमन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में पॉलीजोम कॉमन है। डेफिनेशन देखना चाहोगे तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ में मिलेगी। ये ऐसी लिखी जाती है जिसमें कहते हैं कि एक एमआरएनए पर, कितना एमआरएनए, एक एमआरएनए पर एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच होते हैं, एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने कहा ये एक राइबोसोम हो गया, वेट, ये एक राइबोसोम है, ये दूसरा राइबोसोम है, ये तीसरा राइबोसोम है। क्लियर। अब मेरे से पूछे गए क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। मैं हाई ऑर्डर क्वेश्चन, राइट, बहुत क्लियरली बता रहा हूं, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट, बड़े भाई से कुछ नहीं छुपाना, साथ देने के लिए काम आएगा, पीछे खड़ा रहेगा हमेशा जिंदगी भर, किसी भी मुसीबत में जाओगे तो। ठीक है, नहीं आए तो बता देना, और आंसर आए, आप, मैं कह रहा हूं ना, गलत भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में आंसर लिखोगे, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है भाई, ये चूकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या है वो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ठीक है, मैंने ये कहा कि यहां पर इनसे पॉलीजोम क्या अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाता है? नहीं, पॉलीजोम क्या बनाता है? पॉलीजोम के लिए हम लोग कहते हैं कि सेम काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। दिस विल फॉर्म सेम काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये एक ही तरीके के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, और जब ये एक ही तरीके के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे तो इसका मतलब है जो राइबोसोम 3 प्राइम की तरफ होगा, दिक्कत है, चल ऐसा करता हूं और इधर खिसका देता हूं ताकि आसानी रहे, क्वेश्चन का आंसर देना और इजी हो जाए। हिंट मिल गया अब तो तुमको, क्लियर, अब तुम्हें हिंट मिल गया। यहां पर है ये 3 राइबोसोम, ठीक है, यहां है 3 राइबोसोम, तीनों को बता देता हूं, तीनों के नाम लिख देता हूं। मुझे चाहिए आपसे क्या आंसर, सुनिए, चिंटू, मिंटू, पिंटू। कितने राइबोसोम? 3, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, चिंटू, मिंटू, पिंटू, तीनों सेम टाइप के प्रोटीन ही बनाएंगे क्योंकि एमआरएनए सेम है। तो मैं तो आपसे ये पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि ये बना प्रोटीन का चेन, ये, ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है, ये प्रोटीन का चेन, ये प्रोटीन का चेन, ये प्रोटीन का चेन। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है यहां पर, मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पर क्या है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत ही सिंपल सादा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई मुझे आप सिर्फ इतना उत्तर दीजिएगा कि किसके पॉलीपेप्टाइड की लेंथ ज्यादा है। अभी इस समय किसके पॉलीपेप्टाइड की लेंथ ज्यादा है? ऑप्शन में, ए ऑप्शन में पिंटू, ऑप्शन बी है चिंटू, ऑप्शन सी होगी मिंटू। कौन है जिसका प्रोटीन का लेंथ ज्यादा लंबा होगा? क्लियर, टुवर्ड्स 3 प्राइम टर्मिनेशन हो रहा है। मेरा आपसे बस इतना सा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि किसके पॉलीपेप्टाइड की लेंथ इन तीनों में से ज्यादा है, चिंटू, मिंटू या पिंटू, कौन आगे है? ट्रांसलेशन की प्रोसेस इतनी ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नीट में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रोटीन यहां ट्रांसलेशन से अभी बने हैं वो सब प्राइमरी स्ट्रक्चर में होंगे। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जहां पर हो सकता हो वहां करके नए फंक्शनल फॉर्म में जा सकते हैं, राइट। हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर तक का पढ़ना था, सिर्फ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की। रिमेंबर, याद रहे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है एंड आई होप आप इसके आंसर किस में देंगे? आंसर इन कमेंट्स, आप कमेंट्स में आंसर दे, राइट। तो ये आपका सेकेंड हाईली डिमांडेड वीडियो, नाम है टॉपिक का ट्रांसलेशन। अगर ऐसे ही किसी और टॉपिक को आप जानना चाहते हैं तो डू कमेंट बिलो, आप उसके बारे में बताएं, लेकिन मुझे पहले इसका आंसर जरूर दें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स की दिक्कतें कोई भी आ रही हो, प्रॉब्लम्स कैसी भी आ रही हो, फेस कर रहे हो स्टडीज के अंदर, आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप पे जिनके पास नंबर है या फिर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर बॉटनी एसएस, राइट, द से डॉक्टर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।